अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बेहतर होगा कि कभी घर वापस मत आना। सबा के ये अल्फाज हारून के सीने में तीर बनकर उतर गए थे। सबा उसकी बीवी थी, एक ऐसी औरत जो गरीबी और तंग हाली से तंग आ चुकी थी। हारून एक आम सा मछुआरा जो कई हफ्तों से समंदर में से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मिट्टी का चूल्हा अब ठंडा पड़ा था और लकड़ी का उनका पुराना झोंपड़ी नुमा घर तेज हवाओं में कांपता रहता था। सबा के दिल में ये बात घर कर गई थी कि शायद उसने गलत आदमी से शादी कर ली है। वो अंदर ही अंदर इस सोच में घिरी हुई थी कि अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसी सुबह हारून अपनी पुरानी सी नाव लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। समंदर सुनसान पड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। उसकी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे बढ़ती हुई जा रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती और उभरती रही। दूसरी तरफ सबा भी घर से निकलकर समंदर के किनारे आ बैठी थी। वो समंदर की लहरों को घूरते हुए सोच रही थी कि कैसी किस्मत है मेरी, ना पैसा ना चैन, और अब तो सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से ये वादा कर लिया था कि अगर आज भी उसका शोहर खाली हाथ घर लौटा तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वह भी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि उसे दूर समंदर में एक नाव दिखाई दी और वो नाव आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। उस कश्ती में कोई और नहीं बल्कि उसका शोहर हारून था। उसके हाथ में एक जाल था, लेकिन दूर से ये समझ नहीं आ रहा था कि उस जाल में कुछ है या नहीं। जैसे ही हारून ने अपनी कश्ती को साहिल पर खींचा तो सबा की नज़र उसकी तरफ उठ गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद आज कोई मछली पकड़कर ले आया हो, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खाली जाल पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। कश्ती की हालत भी उसकी किस्मत जैसी लग रही थी, सूनी और थकी हुई। हारून के चेहरे की मायूसी साफ जाहिर कर रही थी कि आज भी समंदर ने उसे कुछ नहीं दिया। उसकी आंखों में बेबसी थी और वह सबा की तरफ देख भी ना सका। चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ अपनी झोंपड़ी की तरफ चला और अंदर दाखिल हो गया। सबा चुपचाप देखती रही और फिर तमतमाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने सख्त लहजे में कहा, पूरी बस्ती के मछुआरों के जाल आज भी मछलियों से भरे हुए थे और एक तुम हो जैसे समंदर ने तुमसे दुश्मनी पाल ली हो। कई दिन गुजर गए और तुम एक भी मछली नहीं पकड़ सके। हारून जो घर की दीवार के साथ टेक लगाकर मायूस बैठा था, वो धीमी आवाज़ में बोला, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है सबा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही सो रही है। पर यकीन मानो कल सब कुछ बदल जाएगा। सबा ने उसकी बात को काटते हुए कड़वे लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो सोच लो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़ दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। ये कहकर वो गुस्से में हारून से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हारून ने आहिस्ता से कहा, सबा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सबा खामोश रही। हारून फिर बोला, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? सबा पलटकर गुस्से में बोली, कहाँ से लाऊं खाना? कुछ ला कर देते तो कुछ बना भी देती। मैं भी तुम्हारी तरह भूखी बैठी हूँ और अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ और या तो समंदर में कूद जाऊँ। हारून ने सबा की कड़वी बातों को सुना। कुछ देर वो चुपचाप बैठा रहा और फिर उठकर घर से बाहर निकल गया। अब रात का अंधेरा फैलने लगा था। समंदर की हवा तेज थी, जैसे हर हवा का तेज झोंका उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी झोपड़ी की खिड़कियां चरचरा रही थी, जैसे हवाएं भी उसको धिक्कार रही हों। जैसे ही हारून घर से बाहर निकला, सबा ने तेजी से मिट्टी के बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाया, जिसमें वो कुछ रोटियां और थोड़ा सा बचा हुआ सालन छुपा कर रखे बैठी थी। बिना वक्त गवाए सबा ने उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं हारून वापस ना आ जाए। हारून आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता अपने पुराने दोस्त शहराज के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर शहराज बाहर आया। हारून ने धीमी आवाज़ में कहा कि भाई, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो। शहराज, जो हारून को मनहूस समझता था, उसकी बात को काटते हुए फ़ौरन बोला, यहाँ कुछ भी नहीं है और अगली बार यहाँ का रुख भी मत करना। हारून की नज़र उसके घर में रखी हुई उन ताज़ी मछलियों पर पड़ी जो उसने आज दिन को पकड़ी थी और जिन्हें वो अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उन मछलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई, अल्लाह ने तुझे बहुत सारी मछलियाँ दी हैं, क्या उनमें से मुझे एक मछली उधार नहीं दे सकते? मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, जब मेरी किस्मत जागेगी तो मैं तुम्हें एक के बदले 2 मछलियाँ लौटा दूंगा। शहराज हंसते हुए बोला, तू मुझे 2 मछलियाँ देगा? जिस जाल से तू हफ्तों तक एक मछली नहीं पकड़ सका, तो मुझे 2 मछलियाँ कैसे देगा? चल जा यहाँ से।
हारून की नजरें झुक गईं। वो सब्र का घूंट भरकर वहां से चुपचाप चला गया। फिर वो बस्ती के एक और घर की तरफ गया और उसे वहां भी झिड़कियों और तानों के सिवा कुछ नहीं मिला। हर दरवाज़ा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार हारून थक हार कर समंदर के किनारे आ बैठा। हारून की आंखों में नमी थी। समंदर की लहरें उसकी टांगों से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे भी उसे आज धुंधले और दूर लगे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे और दिल की गहराई से निकली हुई पुकार खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, अगर तू चाहे तो मेरी किस्मत बदल सकता है। सबके जाल मछलियों से भर रहे हैं, तो मेरा ही जाल खाली क्यों रह जाता है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? उसके अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदल गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो वहीं रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस भारी। तभी वहां से गुजरते हुए एक बुजुर्ग की नज़र उन पर पड़ी। उनका नाम था आतिफ बाबा। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में लाठी। वो अक्सर शाम के वक्त समंदर के किनारे टहलने आया करते थे। उन्होंने करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, पानी अभी और चढ़ेगा और यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से उठो। लेकिन हारून अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि उसने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। आतिफ बाबा ने फिर कहा कि बेटा, सब खैरियत तो है ना? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं सुना। फिर आतिफ बाबा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम परेशान हो और कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने अपनी नज़रें उठाई और अपनी भीगी आंखों के साथ बस एक सवाल पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? आतिफ बाबा ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, जैसे उन्हें दुख भी हुआ हो और अपनापन भी। फिर उन्होंने कहा कि अगर बात बस इतनी सी है तो मैं अभी आया। ये कहकर वो वापस लौट गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद करके अपने ख्यालों में डूबा हुआ। थोड़ी देर बाद आतिफ बाबा फिर वापस लौटे। उनके हाथ में एक थाल था जिसमें थोड़ा सा सालन और कुछ रोटियां थी। लो बेटा, इसमें थोड़ा सा खाना है, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा, उन्होंने कहा। रोटियां देखकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वो थाल लिया और सर झुकाकर उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बिना कुछ कहे वो तेज़ कदमों के साथ अपने घर की तरफ लौट पड़ा, जैसे उसके अंदर फिर से थोड़ा हौसला लौट आया हो। जब हारून वो थाल लेकर घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर सबा से कहा, देखो, कुछ खाने का इंतज़ाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, वो चुपचाप रोटियों की तरफ बढ़ी। 3 में से उसने 2 रोटियां अपने लिए निकाल ली और कुछ सालन भी। हारून के हिस्से में 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। उसे उसी में सुकून मिला। खाना ख़त्म करते ही वो बिस्तर पर लेटकर सो गया, क्योंकि उसने आज तय कर लिया था कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो उठकर समंदर की तरफ जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने। अगली सुबह का नज़ारा कुछ और था। आसमान गुलाबी रंगों से नहाया हुआ था और समंदर की लहरें किनारे से टकराकर कोई अलग ही धुन गा रही थी। यूँ लगता था कि जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। हारून अपनी पुरानी सी कश्ती लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। आज वो उस तरफ गया जहाँ जाने से वो हमेशा डरता था। समंदर के अंदर का गहरा और भयानक इलाका। उसकी कश्ती उस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। लेकिन आज उसने डर को पीछे छोड़ दिया था, सबा के लिए, उस घर के लिए जिसे वो हमेशा बचाना चाहता था। हारून ने जाल उठाया और समंदर में फेंक दिया। आज उसके मन में एक ही बात थी कि या तो वो आज मछली पकड़ लेगा। कल रात वाली सबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं अपने मायके लौट जाऊं या फिर समंदर में डूब जाऊं। अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ उसकी सांसों पर भारी था। आज वो समंदर से अपने घर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हारून अपने जाल को पानी में फेंक कर बेसब्री से किसी हलचल का इंतजार कर रहा था। उसका दिल अभी भी बार बार यही बात सोच रहा था कि अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा सच में चली जाएगी। यही बातें उसके दिल में इस तरह से घर कर गई थी कि ना तो उसे समंदर की लहरों से डर लगता था और ना ही उसे मौत का खौफ रह गया था। अब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था कि किसी भी तरह एक मछली पकड़ना। कई घंटे बीत गए, लहरें चमक रही थी, लेकिन हारून का जाल अब भी वैसा ही सोना पड़ा था, जैसे अब भी उसे देखकर कोई हंस रहा हो।
अब शाम होने लगी थी। हारून की नज़र दूर एक कश्ती पर पड़ी। उसे लगा कि जैसे वो किसी जान पहचान वाले को देख रहा हो। कुछ ही देर में उसकी पहचान साफ हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त शहराज था। वही शहराज जिसने गुजरी रात घर से ताने मारकर खाली हाथ लौटा दिया था। आज वो फिर समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियाँ बेच चुका था और अब फिर वो शिकार के लिए निकला था। उसकी बड़ी और मजबूत कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। उसमें बैठे शहराज के पास महंगे जाल, पक्के हुक और हर वो चीज़ थी जो एक कामयाब मछेरे के पास होनी चाहिए। हारून जब उसकी कश्ती के करीब से गुजरा तो उसने देखा कि शहराज की कश्ती मछलियों से भरी पड़ी थी और अब भी उसके जाल में मछलियां फंस रही थी। शहराज उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। शायद उसने हारून की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और फिर उसने एक बड़ी सी मछली को अपने हाथ में उठाकर दिखाया और जैसे उसकी नज़रों में घमंड था और हारून की आंखों में वही तन्हाई, मायूसी और तड़प और एक ना मिटने वाली उम्मीद। शहराज की मछलियों से भरी हुई कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल टूटने लगा। मन ही मन में उसने सोच लिया था कि आज भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। अब सूरज भी गुरूब होने को था और हारून मायूसी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी सी कश्ती को साहिल की तरफ खींच लाया। जब वो अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं सबा उसे सच में छोड़कर चली न गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जब उसने देखा कि सबा घर में मौजूद है तो उसकी सांस कुछ धीमी हो गई और फिर हारून धीमी और थकी हुई आवाज़ में बोला, आज मेरी किस्मत जाग गई थी। एक बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी और कश्ती तक लाते हुए वो फिर से फिसल कर पानी में चली गई। सबा जो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन अब उसकी आंखों में ना कोई उम्मीद थी और ना कोई सवाल। हारून ने पीने के लिए गिलास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी सबा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम देखना, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन हारून को यह नहीं पता था कि सबा के दिल में अब उसकी कोई जगह नहीं रही थी। वह अपने फैसले पर कायम थी। उसने अपने कपड़े और ज़रूरत का सारा सामान पुराने से संदूक में रख लिया था। वो बस सुबह का सूरज निकलने का इंतज़ार कर रही थी ताकि सुबह होते ही अपने मायके वापस चली जाए। हारून अब भी इस सच्चाई से ना वाकिफ़ था। उसे लग रहा था कि चाहे वो मछली नहीं पकड़ पाया हो, लेकिन सबा का साथ अब भी उसके साथ है। यही बात उसे तसल्ली दे रही थी। अगली सुबह जब एक बार फिर आसमान हल्का होने लगा, हारून फिर उसी जगह पर गया। समंदर का वही किनारा जहाँ बुजुर्ग ने उसे खाना दिया था, मगर आज उस जगह पर सन्नाटा था। ना वहाँ पर बुजुर्ग थे और ना कोई निशान। हारून इधर उधर देखने लगा। हारून की नज़रें बार बार साहिल के उस कोने पर टिकती जहाँ कल उसका किसी ने पेट भरा था। वो मन ही मन में सोचने लगा कि अगर आज बाबा नहीं आए तो मैं सबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा। वक्त गुजरता गया और रात का अंधेरा छाने लगा। आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अब उस ठंडे साहिल पर बैठकर इंतज़ार करना अब बस एक बेमतलब की उम्मीद बनकर रह गया था, क्योंकि आज बूढ़ा नहीं आने वाला था। हारून ने धीमे कदमों के साथ घर का रुख किया, मगर दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की चिंगारी बाकी थी। आज की रात हारून की उन रातों में से एक थी जो शायद कभी भूली नहीं जा सकती। हारून जब घर लौटा तो सबा सो चुकी थी। अब जैसे उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। हारून एक कोने में बैठा भीगी आंखों के साथ उन बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी सबा बड़े प्यार से सजाया करती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक प्लेट पर पड़ी जिसे किसी बर्तन के साथ ढांपा हुआ था। उसे खोलते ही हारून की आंखों में चमक आ गई। उसमें थोड़े से पके हुए चावल रखे थे। उसकी रूह जैसे जाग उठी। खुशी से वो कह बैठा, सबा देखो चावल। ये कहते ही उसकी ज़ुबान रुक गई, क्योंकि वो समझ गया था कि ये चावल उसकी बीवी ने उससे छुपा कर रखे हुए थे। अब सवाल ये था कि घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल कहाँ से आए। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, लगभग 1 महीना पहले जब किस्मत ने उसका साथ दिया था और वो एक मछली पकड़ लाया था, उसने वही बेचकर चावल लिए थे। उसके बाद तो जैसे किस्मत ने उस पर दरवाज़ा ही बंद कर दिया था और फिर घर में कभी चावल नहीं बने। अब उसे समझ आया कि ये वही चावल थे जिसे सबा ने अपने लिए बचा रखा था। हारून को इस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून महसूस हुआ कि कम से कम सबा आज भूखी नहीं सोई। फिर उसने उन चावलों को उठाया
और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खाने लगा। ये वही चावल थे जिन्हें सबा ने छुपाकर अपने लिए रखा हुआ था। अब वही हारून का सहारा बने। अक्सर समंदर का पानी उसके मकान तक पहुंच जाता था। आज भी पानी की लहरें उसके घर के करीब तक आ गई थी और हवा में ठंडक बढ़ गई थी, जैसे सर्दियां बिना दस्तक दिए आ गई हों। हारून ने कांपते हुए एक पुरानी सी चादर ओढ़ी और खिड़की के पास लेट गया। खिड़की के पार समंदर की लहरें एक के बाद एक आ रही थी। वो चुपचाप उन्हें सुनता रहा और सोचता रहा कि आज मैं सुबह से भूखा था और सबा ने उससे वो चावल भी छुपा लिए थे, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं हो रही। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। इन्हीं सोचों में वो कब नींद में डूब गया, उसे खुद भी खबर नहीं रही। सुबह का सूरज निकल चुका था। आज ये कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की किस्मत को बदल देने वाला था, और शायद उन सब के लिए एक सबक भी, जो मुश्किल वक्त में अपने शोहरों का साथ छोड़ देती हैं। ये वही सुबह थी जो पर्दा उठाने वाली थी उस सच्चाई से जिसे हारून आज तक देख नहीं पाया था। सूरज की पहली किरण के साथ हारून उठ खड़ा हुआ। उसने सोती हुई सबा पर एक नज़र डाली। शायद जिंदगी में आखिरी बार। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सबा उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली है। हारून चुपचाप घर से निकल गया और समंदर के किनारे अपनी उस पुरानी सी कश्ती के पास पहुंच गया जो उसकी मेहनत, उम्मीद और उसकी तन्हाई की गवाह थी। हारून कुछ अलग करने वाला था। वो बहुत आगे जाने की सोच रहा था, वहाँ तक जहाँ मछुआरे जाने से डरते हैं। हारून अपनी कश्ती को गौर से देख रहा था कि क्या वो इसे झेल पाएगी। उधर घर में सबा भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही थी। उसने अपना लकड़ी का वो संदूक उठाया और घर का दरवाज़ा खोल के घर से बाहर निकल आई और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। आज वो अपना घर, अपना शोहर और सब कुछ छोड़ आई थी। इधर हारून ने अपनी कश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो दूर तक निकल आया तो उसने अपने जाल को समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी और आंखों में आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वो चुपचाप इंतज़ार करने लगा, लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हारून ने आहिस्ता आहिस्ता डोर को अपनी तरफ खींचा। जैसे ही उसने जाल को कश्ती के ऊपर खींचा तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी और साथ ही उसके छोटे छोटे बच्चे भी। पहली बार उसने मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जाल में तड़पते हुए उसके छोटे बच्चे थे। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाचार थे। हारून का दिल पसीज गया। उसने जाल को खोला और एक एक करके सारे बच्चे समंदर में छोड़ दिए। बच्चे पानी में आते ही अपनी माँ की चारों तरफ तैरने लगे, जैसे उन्हें ज़िंदगी फिर से मिल गई हो। लेकिन उनकी माँ अब भी उनसे दूर थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद वो मजबूर था। आज वो खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था। उसके घर में पहले ही से फाके चल रहे थे और सबा भी अब कुछ और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। बड़ी मछली अब कश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। मछली के बच्चे कश्ती के इधर उधर पानी में तैर रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अपनी माँ को वापस मांग रहे हों। हारून उन्हें देख रहा था और अंदर से टूटता हुआ जा रहा था, मगर दिल में सोच रहा था कि अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल शायद मैं भी भूख से मर जाऊं। आज जो जाल में है वही मेरी किस्मत के लिए काफ़ी है। वो मछली काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि अगर बेच दी जाए तो 1 महीना आराम से गुजारा हो सकता था। हारून ने एक बार फिर मछली की तरफ देखा और दूसरी तरफ उसके बच्चे कश्ती के करीब पानी में तैर रहे थे, जैसे वो अपनी माँ की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हों। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने मछली को उठाया और समंदर में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही मछली तेजी से पानी के ऊपर तैरने लगी और हारून की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो अपने बच्चों के पास चली जा। उस वक़्त हारून को यह महसूस हुआ कि वो सिर्फ मछुआरा नहीं है, बल्कि एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल भी धड़कता है। फिर मछली समंदर की लहरों में गायब हो गई। हारून चुपचाप अपनी कश्ती पर बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थी और दिल किसी पछतावे में डूबा हुआ। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वो एक लंबी सांस भरकर खुद से बोला, तो क्या हुआ? कम से कम मछली और उसके बच्चे जिंदा हैं। वो एक साथ हैं और खुश हैं। उसकी भूख, थकान
और अकेलापन मिलकर उसे किसी अनजानी खामोशी में डुबो रहे थे। हारून ने आंखें खोलकर पानी की तरफ झांका। पानी में वही बड़ी सी मछली थी। उसके मुंह में एक सोने का टुकड़ा था। हारून उसे देखते ही चौंक गया। सोना! फिर मछली ने सोने का वो टुकड़ा हारून की तरफ बढ़ाया। हारून ने हैरान होकर वो सोने का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया और मछली समंदर की लहरों के साथ पानी में गुम हो गई। हारून कुछ देर के लिए पत्थर बन गया। उसने अपनी हथेली में रखे उस चमकते हुए पत्थर को देखा। अब उसे मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसे एक चमकते हुए टुकड़े से वो अपने घर का कई हफ्तों का राशन, घर की ज़रूरतें पूरी कर सकता था। उसने खुश होकर कश्ती को तेज़ी से अपने घर की तरफ मोड़ा और अपने घर पहुंच गया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारें शांत थी, कमरे ठंडे पड़े थे। सबा! उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर उसे वही कड़वे अल्फाज याद आए जो सबा ने कहे थे कि अगर कल भी तुम मछली नहीं पकड़ पाए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हारून की सांस अटक गई। उसके कदम लड़खड़ाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपने आप से कहा। लेकिन दिल में डर और बेचैनी बढ़ती हुई जा रही थी। वो तेज़ी से घर से बाहर निकला, इधर उधर भागा, लेकिन सबा का कोई नामो निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। हारून ने वह सोने का टुकड़ा लेकर अपने नज़दीकी बाजार का रुख किया और उसने सोने का वो टुकड़ा एक सुनार को बेच दिया और उसे उसके जो पैसे मिले वो उन्हें लेकर सबसे पहले सबा के घर गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सबा के घर पहुंचकर कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद सबा का बाप घर से बाहर आया और हारून को देखते ही गुस्से से बोला, क्या चाहिए तुम्हें? हारून ने नरम लहजे में पूछा, क्या सबा आपके पास है? हाँ, सबा यहीं है और उसने साफ कहा है कि वो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आइंदा इस घर का कभी रुख मत करना। यह कहकर उसने दरवाजे बंद कर लिए। हारून को यूं लगा जैसे दिल के बीचों बीच किसी ने छुरा घोंप दिया हो। दिन गुजरते गए। हारून ने कई कोशिशें की, कई रास्ते तलाश किए, लेकिन सबा का उससे मिलना अब नामुमकिन लगता था। अब शायद उसकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर हारून उसी समंदर के किनारे पर आकर बैठ गया। उसके पास अब पैसा था, लेकिन सबा नहीं थी। उसे अब इस बात की समझ आने लगी थी कि सबा शायद उसकी कभी थी ही नहीं। वो उसके साथ रहकर भी उसके साथ नहीं थी। जब उसकी जेब में कुछ नहीं था, वो साथ छोड़कर चली गई। इंसान के हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन छोड़ने वाले आखिर छोड़ ही जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते और ना वो कभी हालात देखते हैं। फिर हालात चाहे जैसे भी हों, ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते ही रहते हैं, लेकिन बुरा वक्त ही असल आईना होता है। वही वक्त हमें दिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं। जो बुरे वक्त में साथ छोड़ जाएं, वो हमारे कभी थे ही नहीं, और जो मुश्किल वक्त में भी हमारा हाथ थामे रहें, बस वही अपने होते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।